हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को भी पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा। इस चैप्टर से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक विस्तृत उत्तरीय यानी कि एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैं वही चीज़ सेलेक्ट करके आपको बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 3 ऐसे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, उसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। दूसरा, इस चैप्टर में एक चीज और आपसे पूछा जाता है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन में संबंध। ठीक है, दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आपसे यहीं पे पूछ लिया जाता है, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक है, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध जो पूछा जाता है, ये एक तरीके से जो है आपके आंकिक प्रश्न में आता है, और ये जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। तीसरा जो सबसे जरूरी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो है स्टूडेंट एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम। और 4 जो इस चैप्टर में, अभी तो हम वो सारे पॉइंट लिखने हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम उन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आज की इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है, और आज के एक ही इसी वीडियो से आपको ये पूरा चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 5वां जो है, धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीसरा अगला पॉइंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही परिनलिका पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण टाउ कितना होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि इस चैप्टर के हार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 क्लियर किया जाए हर एक क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपका ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, इसको हमें कैसे प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिए।
इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और उत्तर आपके सामने। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि हमने कहा भी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना और उत्तर आपके सामने। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/4πε0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, दूसरा μ0/4π, इसकी वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 10⁻⁻7। ये दोनों की वैल्यू होती है। ठीक है, ये दोनों की क्या होती है, वैल्यू होती है। अब देखो, एक को बना लो समीकरण नंबर 1, दूसरे को बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग कर दो। ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर ठीक है, समीकरण 2 में 1 से भाग कर दो तो 2 क्या है आपका, μ0/4π बटे समीकरण 1 क्या है, 1/4πε0। दूसरी साइड क्या है, 10⁻⁻7 बटे 9 × 10⁻⁷ कितना, 9। ठीक है, अब देखो, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन यानी भिन्न को भिन्न में भाग करते हैं तो नीचे वाली भिन्न का पलट के ऊपर गुणा हो जाता था, यानी ये चीज पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ0/4π गुणे इसको पलट दो, 4πε0 नीचे है, अब ये ऊपर हो जाएगा 4πε0/1। ठीक है, इधर क्या आया, 10⁻⁻7/9 × 10⁻⁹ ठीक। अब देखो 4π से 4π कैंसिल आउट, बचा क्या, μ0ε0। तो μ0 × ε0 इजकल टू, यहाँ पे 10⁻⁻7 से क्या है, ऊपर है माइनस में है, नीचे ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, या नीचे वाला अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 10 की पावर को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो उसको हम नीचे कर देते हैं, 9 × 10⁻9 पहले से, इसको नीचे किया तो क्या आ जाएगा, इंटू में 10⁻7 और। ठीक, आगे देखो, μ0ε0 1/9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16। कितना, 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से हमको कुछ मिल रहा है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, c = कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी लाइट की स्पीड होती है। अच्छा अगर इसका स्क्वायर कर दो, तब इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो ये क्या दे देगा, इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 3 × 9 गुणे इसका वर्ग, मतलब ये 2 बार लिखाएगा ना स्क्वायर में। भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है तो यही चीज एक बार और लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 × 9, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, आधार दोनों का सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, 10 की पावर 16 कितना आ गया, 10 की पावर 16 क्या है, c²। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/c², 1/c²। ठीक है, तो 1/c² या इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका μ0ε0 में संबंध आ गया। ठीक है, तो μ0 और ε0 में क्या संबंध निकल के आया, तो μ0 × ε0 दोनों को अगर गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, यही लिख देते हैं, मिटा नहीं रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, 1/c²। ठीक है, यही आपके μ0 और इसका संबंध है। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। हम जो आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो आपका पहला सुन लीजिए, बायो-सेवर्ट का नियम है। दूसरा, धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और तीसरा जो है, एम्पियर के परपथीय नियम का प्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब एम्पियर के परपथीय नियम को ही यूज करके हमें धारावाही वाला भी निकालना होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का क्या नियम है? तो बायो-सेवर्ट का नियम है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी चालक तार, ये मान लेते हैं हमारा कोई चालक तार है, इसमें क्या बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है, इससे आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है। तो बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक तार से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक तार की लंबाई, मान लेते हैं इस सूक्ष्म लंबाई dl। ठीक है, तो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, B प्रोपोर्शनल dl, पहला पॉइंट। दूसरा, चालक तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, I। ठीक है, तीसरा, चालक तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ठीक है, आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक तार से या कह सकते हैं dl चालक तार की लंबाई का क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बने कोण की जाके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, तीसरा। और चौथा होता है इसके बीच की दूरी, यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल 1/r², B प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमारे 4 समीकरण। अब इन चारों समीकरण को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या मिलेगा, B प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा बटे r²। ठीक है, यही आपके बायो-सेवर्ट का नियम है। अब यहां पर बीच में एक कांस्टेंट आया है, सॉरी अनुक्रमानुपाती का साइन आया है। ठीक है, अब इस अनुक्रमानुपाती साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट, एक नियतांक जोड़ते हैं, I dl साइन थीटा बटे r²। ठीक है, कोई डाउट? जहां पर k क्या है, एक नियतांक है, k एक नियतांक है जिसका मान k = होगा μ0/4 पाई। k की वैल्यू होती है μ0/4 पाई। तो v = कितना मिल जाएगा, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे में r²। ठीक है, तो ये आपके किसी धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित होने पर उस धारावाही चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ओके स्टूडेंट, इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं हम क्या, टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। बस लैंग्वेज क्या है, जो सारी चीजें यहाँ पे हमने लिखी है उसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, कि किसी धारावाही चालक तार में अगर हम I धारा प्रवाहित हो रहे हैं तो उस चालक तार के अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस
लंबाई जिस चालक तार में जितनी धारा बह रही है और जितनी लंबाई है इसकी, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, बीच के कोण के जा के अनुक्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चारों समीकरण को जोड़ लो, जोड़ने पर यह आएगा। इसको हटाने के लिए, समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट ले आए, कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, कांस्टेंट की वैल्यू हमने रखी, ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लोग हिंट के तौर पे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो इस धारा लूप पर कितना ज्यादा बल आघूर्ण लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र से हमने एक ऐसे लूप को रखा जिसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, और इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री पर रखा, थीटा डिग्री पर। और इस धारावाही लूप में जो चुंबकीय धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के प्रवाहित होने के कारण इसके अंदर भी एक क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस अक्ष को हमने नाम दिया चुंबकीय अक्ष। जिस अक्ष पर इस धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको नाम दिया गया चुंबकीय अक्ष। और चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण कितना है, थीटा कोण है। कितना कोण है, थीटा कोण है। ठीक है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप को अगर हम थीटा कोण पर रखते हैं, तो थीटा कोण पर रखने पर इसमें धारावाही लूप के कारण जो बल आघूर्ण टाउ लगेगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर आएगा आई, इसमें बहने वाली धारा, और इसके ये जो धारावाही लूप है इसका एरिया, धारावाही लूप का एरिया कितना है, ए। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है कितना है, उसकी तीव्रता बी, और बीच के बने कोण साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यह होता है धारावाही लूप के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण। यदि लूप के अंदर फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन हो, तो यदि लूप के अंदर फेरों की संख्या n हो तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, n आई ए वी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। ठीक, ये धारावाही लूप अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ये जो है वैद्युत द्विध्रुव की तरीके से कार्य करता है। यदि धारावाही लूप में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह वैद्युत द्विध्रुव की तरीके से कार्य करता है। वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, और किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, जहां पे ई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो उस पे जो बल आघूर्ण लगेगा, जितना बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर लगेगा उतना ही बल आघूर्ण धारावाही लूप पर लगेगा। किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, जहां पे की पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको जरा कंपेयर कर लो, इसको क्या करो, कंपेयर कर लो। कंपेयर करने पर यहां पे हमें क्या मिल रहा है, ई बराबर मिल जाएगा बी, ई बराबर
क्या मिलेगा v, और p बराबर क्या मिलेगा, p बराबर मिल रहा एन आई ए। क्या मिल रहा है, एन आई ए। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और इसी को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 1 हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम वी साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। यही है धारावाही लूप के कारण, अगर किसी हम धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में रखते हैं तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए देखते हैं एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के एलांग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक तार के चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये एक हमारा एक बंद परिपथ मिल रहा, यानी ये क्लोज्ड कर्व है। अगर इसके अलांग हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करें, ठीक है, किसी बंद परिपथ के अलांग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन V डॉट dl। ठीक है, चालक तार में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चालक तार में धारा कितनी बह रही, I, और इसका कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना। ठीक है, ये है आपके एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो इसको आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको प्रूफ भी कर लिया जाए। ठीक है, अगर इसको मान लो प्रूफ करने के लिए आता है तो इसी तरीके से प्रूफ किया जाएगा। ये हमारा हो गया एक चालक तार। इस बिंदु पर यहां से मान लेते हैं यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी v। ठीक है, और ये जो सूक्ष्म अवयव में ला dl, ये भी इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, देखिए समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए ये क्या है, सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, अगर हम इस बिंदु पर यहां से डायरेक्टली इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर अगर हम क्या खींचे, इस बिंदु पर टेंजेंट खींचे, नॉर्मल खींचे, तो स्पर्श रेखा खींचे, इस डायरेक्शन में जाएगी ऐसे टच करती हुई, और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा यही है। तो वही चीज है, यहां पर इसकी दिशा निकालने के लिए हमने क्या किया, इस पर टेंजेंट खींचा, नॉर्मल खींचा। ठीक है, और टेंजेंट की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होंगी, और इनके बीच कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एम्पियर का परपथीय नियम तो यही कहता है, इसको बना लो समीकरण नंबर 1। यही हमें क्या करना, प्रूफ करना है, या इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो, ठीक है, एम्पियर के परपथीय नियम का यूज करते हुए अनंत लंबाई का, ये चालक तार मान लेते हैं अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई के किसी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी हो तो आसानी से निकाल लेते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र V की दिशा और वेक्टर V एंड वेक्टर dl एक ही दिशा में, किधर है, एक ही दिशा में है। दिख रहा है ना फिगर में साफ साफ। तो इंटीग्रेशन V डॉट dl यानी कि V dl cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो सीधे सीधे इसकी जगह क्या मिल जाएगा, V dl। यहां तक बात समझ में आ गई। इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब डॉट हट, ठीक है, डॉट यहां से हट गया, क्योंकि भाई देखो चलो लिख दे रहे हैं, नहीं तो बोलोगे सर जी आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मारते हैं। इंटीग्रेशन V dl cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। V dl cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो सीधे सीधे मिल गया इंटीग्रेशन V dl। ठीक है, कितना मिल गया, V
dl। ठीक है, अब देखो v कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके कारण हर एक बिंदु पर यहां से देखोगे ये दूरी भी बराबर, ये दूरी सारी दूरी बराबर है, तो यानी हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दूरी बराबर है। तो जब चुंबकीय तीव्रता बराबर होगी तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट को हम निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या मिल जाएगा, v बाहर इंटीग्रेशन dl। अब ये dl ऐसे छोटा छोटा dl जोड़ते जाओगे, कितना मिल जाएगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि। इसकी जगह सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर। ये आपका आ गया अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर के परपथीय नियम के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया जाए या उसको भी समझ लिया जाए, किसी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हेडिंग डालिए, धारावाही परिनलिका के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मान लेता है ये हमारा कोई धारावाही परिनलिका है, इसके ऊपर कई सारे फेरे लपेटे गए हैं, तो इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि फेरों को हम दिखा नहीं रहे हैं, अब बता रहे हैं किस तरीके से दिखा रहे हैं हम। ठीक, यानी जो फेरे लपेटे गए हैं ऐसे देखो, ऐसे निकले हैं और ऐसे अंदर की तरफ गए हैं, तो यानी धारा भी ऐसे, यहाँ पे धारा बाहर की ओर है, यहाँ पे धारा अंदर की ओर है, इस तरीके से जो है तार लपेटे गए हैं। ठीक है, तार लपेटे गए हैं। परिनलिका हमने आपको बना के बताया भी था कि परिनलिका होती क्या है। ठीक है, अब इसके अक्ष पर ये सारे चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इसके अक्ष पर क्या चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए इसके अक्ष पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एम्पियर का परपथीय नियम यूज करते हुए एक बंद पथ बना लेते हैं। अब बंद पथ हमारा कैसा बनेगा, आयताकार बनेगा, क्योंकि ये क्या है, लंबी परिनलिका है, तो एक ऐसा हमारा आयताकार बंद पथ बना। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं AVCD। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया AVCD। अब एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है, तुरंत अप्लाई करो, इंटीग्रेशन V डॉट dl इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। क्या होता है, म्यू नॉट आई। अब इसमें कितने लूप हैं, कितने फेरे हैं, कुल कितने फेरे हैं, n फेरे हैं ना, तो अभी बाद में कुल धारा आई का मान अभी बाद में निकाल लिया जाएगा, पहले जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से। तो ये होता है एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक, अब B डॉट dl ये है क्या, बंद पथ के एलांग रेखीय समाकलन, और बंद पथ आपका क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है कि ये है आपका बंद पथ AB BC और CD फिर DA। ठीक है, तो बंद पथ के एलांग रेखीय समाकलन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन A टू B VDL प्लस इंटीग्रेशन
वी टू सी वी डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी वी डी एल प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए वी डी एल, ठीक है, इक्वल टू म्यू जीरो आई, इक्वल टू म्यू जीरो आई। सभी में डॉट लगा हुआ। अब यहां पे ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा किधर है? इस साइड है, और इसका dl की दिशा किधर है? इसके dl की दिशा ऊपर की ओर है। तो A और B इसके बीच कोण कितना बनेगा? 90 अंश का। कितना बनेगा? 90 अंश का। तो लिखो A टू B VDL cos 90 प्लस इंटीग्रेशन V टू C, इसकी दिशा दोनों पैरेलल समांतर हैं, इनके बीच कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। VDL cos 0 प्लस इसमें भी 90 अंश का बनेगा, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर 90 अंश। C टू D VDL cos 90 डिग्री, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन D टू A VDL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई, या सीधे सीधे ये है क्या? V इंटीग्रेशन टोटल इंटीग्रेशन V dl, ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन V डॉट dl। ये टर्म 0, ये टर्म 0 क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, और ये टर्म भी आपका 0, ठीक है। ये क्यों 0 होगा? रीजन देखो, क्योंकि ये अक्ष से बहुत दूर है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, क्योंकि धारावाही परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है? 0 होता है, और ये कहां का पॉइंट है? बाहर का है। चूंकि धारावाही परिनलिका के बाहर V इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो बचा क्या हमारा? यही बचा। मेरे पास सिर्फ बचा कितना? ये बचा, ये dl है। अब मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो मिला क्या हमको? b x बाई dl की लंबाई कितनी मिल गई हमको? x माना हमने तो x मिल गया, और ये इक्वल टू टोटल इंटीग्रेशन V डॉट dl। इसकी वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रखो। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? तो समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखने से हमको क्या मिला? इसकी जगह V x इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पे आई क्या है? कुल धारा है। अब कुल धारा यहां पर देखते हैं, यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो, ठीक है, यहीं पे लिखो, यदि एकांक लंबाई में बहने वाली धारा या फेरों की संख्या, लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? nx, और इसमें बहने वाली कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा? nxi, nxi, ठीक है। वैल्यू रखो, तो Vx इक्वल टू क्या मिल गया हमको? nxi और म्यू नॉट, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू कितना मिला हमको? ni म्यू नॉट, ठीक है, ni म्यू नॉट। ये होता है धारावाही परिनलिका के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक लिखोगे तो मात्रक हो जाएगा आपका टेस्ला या वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। तो यही डेरिवेशन थे
इस चैप्टर में जो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये डेरिवेशन बहुत बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।